हाय बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 3 फरवरी को होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है डियर, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं एंड आपका 1 नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है। यहाँ पे हमारे सामने QR कोड दिया गया है, मतलब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है एकदम असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिराग मैसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हर घर को। सेकंड प्रश्न है, करत करत अभ्यास ते जलमत होत सुजान रसरी आवत जाते शिल पर निशान पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दृष्टांत। तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 दुकानदार। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, क्षेत्र का तद्भव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खेत। पांचवा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर आ मिथिला। लास्ट क्वेश्चन छठवां है, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरल एवं सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है एंड आपको फटाफट इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में से सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, मीराबाई के साहित्य की भाषा राजस्थानी है। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत कुमार के अनुसार दफ्तरों के साये में धूप लगती है। तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। चौथा प्रश्न है, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। पांचवा प्रश्न है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता संकेतवाचक वाक्य है। छठवां प्रश्न है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पार्लर पानी कहलाता है। सातवां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ वा। पहला प्रश्न है, कविता का गांधी, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा प्रश्न है, संतन डिग बैठी बैठी, तो इसका आंसर करना बच्चों हमें पुनरुक्ति प्रकाश। तीसरा प्रश्न है, शेखर जोशी, तो इसका आंसर हो जाएगा गलता लोहा। चौथा है, हाथ मलना पश्चाताप करना। पांचवा हो जाएगा भरतनाट्यम, तो इसका आंसर करना है तमिलनाडु। छठवां है, अनुस्मारक, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्मरण पत्र या रिमाइंडर। तो यहाँ पे अपनी सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है एंड आपको इसका भी फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, चंपा क्या छुपा देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि की कलम और कागज। दूसरा प्रश्न है, ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, कोई 2 लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर और रौद्र रस। तीसरा प्रश्न है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका प्रसाद वाजपेयी। चौथा प्रश्न, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, सचिवालय के लॉन में। पांचवा प्रश्न है, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए, तो इसका आंसर करना में वह है आकर्षक होना चाहिए। छठवां प्रश्न है, आशा पूर्णा देवी की रचना का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल और आगुन। सातवां प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जंजीरें और दीवार। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है ना, आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से चयन कर सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न हमारे सामने, पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, तो यह हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, असत्य हो जाएगा। तीसरा है, मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया था, सत्य हो जाएगा। चौथा है, ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा असत्य। फटाफट बच्चों इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तिलघु उत्तरीय प्रश्न। छठवां है, निर्गुण भक्ति धारा की कोई 2 विशेषताएं एवं इसके 2 कवियों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर करना बच्चों हमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन हमने पहले से तैयार कर रखा है। निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, भक्त ईश्वर को किसी भी रूप गुण या विशेषता से नहीं बांधता। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, निर्गुण भक्ति का मार्ग प्रायः ध्यान योग और ज्ञान पर केंद्रित होता है। 2 निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो जाएंगे, पहला हो जाएगा कबीर और दूसरा हो जाएगा सूरदास। तो यहाँ पे अपना छठवें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, 7वां है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। तो आप लोग बच्चों इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे अपना घर का मतलब है मोह ममता का संसार, इसे भूलने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि इस संसार में रहकर व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य के पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे अपने 7वें का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फटाफट स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला प्रश्न 8वां है हमारे सामने, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए कोई दो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। एक साइड लिखना है प्रबंध काव्य, दूसरे साइड हो जाएगा मुक्तक काव्य। पहला पॉइंट लिखना है इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें कथाक्रम होना अनिवार्य है, इसमें कोई कथाक्रम नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर करना में सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार हेडिंग डालना है। इसकी परिभाषा हो जाएगी जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मैं कह भोगू। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले एक साइड लिखना है नाटक, दूसरे साइड एकांकी। पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें अनेक अंक होते हैं, इसमें एक अंक होता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। प्रश्न 11 देखिए, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है लिखिए। तो इसका आंसर करना है हमें, रजनी पटकथा पढ़ने के बाद यह संदेश मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति में साहस, विश्वास और मेहनत है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तो हो जाएगा 11 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 12 है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, विषय पर भाव विस्तार कर लिखिए। तो इसका आंसर करना है हमें, चरित्र सबसे बड़ा धन है क्योंकि भाव और विचारों का विस्तार करने के लिए चरित्र महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के चरित्र में स्थिरता, ईमानदारी, नैतिकता और समर्पण के गुण होने चाहिए जो उसे अधिक आदर्श बनाते हैं और उसे समाज में उत्तम स्थिति में रखते हैं। तो यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला प्रश्न है रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दूसरा है आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। तो इसका आंसर करना हमें, सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ रामचरितमानस है और दूसरे का आंसर हो जाएगा अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुई की चिनाई एक विशेष तरह से की जाती है। कुई की खुदाई के बाद खड़िया की पट्टी पर चिनाई करके पानी को जमा किया जाता है। कुई की चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी या चिंजारो कहा जाता है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14। अगला प्रश्न देखिए डियर, 15 है हमारे सामने, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं लिखिए। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सामने है। हेडिंग डालना है पीत पत्रकारिता का। तो इसका आंसर हो जाएगा पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करने, सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा 15 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 16 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, एकदम सिंपल है। मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित विधियों के अंतर्गत दीजिए। पहला पॉइंट हो जाएगा दो रचनाएं, दूसरा कलापक्ष, तीसरा साहित्य में स्थान। तो यहाँ पे आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मीराबाई हेडिंग डाल लेना है। इसकी रचनाएं जो है नेक्स्ट पेज पर दी गई है, रचनाएं आप लोग देख लीजिए, आपको कोई दो तैयार कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिया गया गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, तो कोई दो हमें कंप्लीट कर लेना है। भाव पक्ष बच्चों आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, एकदम छोटा सा लिखना है। मीराबाई द्वारा रचित काव्य साहित्य में उनके हृदय की मर्म स्पर्शनीय वेदना है, प्रेम की आकुलता है तथा भक्ति की तल्लीनता है। बस इतना आप यहाँ तक कर दीजिए। कला पक्ष में एकदम थोड़ा सा लिखना हमें। भाषा आपको लिख देना है कि मीराबाई की भाषा ब्रज भाषा है। शैली आपको लिख देना है कि मीरा ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। और साहित्य में स्थान हमें लिख देना है यहाँ पे, मीरा ने अपने हृदय में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 17 है, मन्नू भंडारी अथवा बाल मुकुंद गुप्त का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला पॉइंट है दो रचनाएं, दूसरा हो जाएगा भाषा शैली, तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, मन्नू भंडारी का हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मन्नू भंडारी सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना ऊपर, और यहाँ पे दो रचनाएं लिखनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं, आप कोई भी तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, अकेली, आप इनमें से कोई भी दो तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया भाषा शैली, तो भाषा में थोड़ा सा हमें लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना बच्चों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मन्नू भंडारी ने स्वतंत्रता के बाद रचनाएं लिखना आरंभ किया है। इसका कारण यह है कि भाषा की पत्रानुकूलन तथा वातावरण के अनुसार उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली में हमें थोड़ा सा एकदम लिखना है, वर्णात्मक, विचारात्मक, भावात्मक आदि शैली का प्रयोग किया गया है। लास्ट में हमें साहित्य में स्थान लिखना, मन्नू भंडारी को हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका होने का गौरव प्राप्त है। नई कहानी अभियान एवं हिंदी साहित्यिक अभियान के समय के लेखक निर्मला वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म सयानी आदि ने उन्हें बताया है। तो आप लोग यहाँ तक इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर
नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें पैसेज टाइप क्वेश्चन दिया गया है, काव्यांश दिया गया है। नीचे प्रश्न है, इसके पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का सटीक सार्थक शीर्षक लिखिए, जिसका आंसर हो जाएगा मनुष्य जीवन। दूसरा प्रश्न है मनुष्य अपने जीवन में किनके संपर्क में आता है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे का आंसर यहाँ से करना है, मनुष्य के जीवन का जितना अंश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक संहिताओं के संपर्क में आता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पे लिखना है तीसरे का आंसर, कर्म को प्रेरित करने वाले मनोविकारों के उद्गम खोज कर उनमें विकास की अनुकूलता पा लेना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये हो जाएगा 19 क्रमांक का सॉल्यूशन। प्रश्न 20 है निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य लिखिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसका अथवा कराना है ना हो कमीज वाला। आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है ना हो कमीज। आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना है, संदर्भ बच्चों यहाँ पे दी गई है। संदर्भ में हम लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही के पाठ गजल से अवतरित है, जिसके रचयिता दुष्यंत कुमार है, और पाठ का नाम लिख देना है साये में धूप। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसका प्रसंग हमें लिखना है, गजल की इन पंक्तियों में शायर कहना चाहता है कि राजनीतियों ने अपने दिए अवसानों को कभी नहीं पूरा करना चाहता। विडंबना यह है कि जनता भी उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के बजाय चुपचाप अन्याय सहन करती रही है। आपको व्याख्या यहाँ पे थोड़ी सी याद कर लेनी है, बाकी आप थोड़ा सा जोड़ कर भी लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। यहाँ पे हमें काव्य सौंदर्य में लिखना है 2 पॉइंट। पहला पॉइंट आपको लिख देना है इसमें व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखना है भाषा उर्दू शब्दों से परिपूर्ण है। तो ये हो जाएगा अपना प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को, ये वाला बच्चों हमें कराना है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, हमारे सामने है मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आप लोग देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे संदर्भ लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोही के शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके जो रचयिता हैं वो कृष्णा सोबती हैं। तो फटाफट आपको इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। प्रसंग देखिए, प्रसंग में हमें लिखना है वालिद शब्द के आते ही नसीरुद्दीन नानवाई की आंखों के सामने उनके पिता का चेहरा आ गया, जिस कारण उनकी आंखों में जल भर आया। वे उदास होकर पिता व दादा की प्रशंसा करने लगे थे। व्याख्या आप थोड़ा सा जोड़ के लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको विशेष थोड़ा सा याद कर लेना है। यहाँ पे नसीरुद्दीन की भावुकता का सजीव चित्रण किया गया है, लघु वाक्यों में काव्य सा आनंद है। तीसरा पॉइंट लिखना है उर्दू शब्दों के प्रयोग से कथन में सरलता आ गई है। अगला प्रश्न देखिए यार, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न क्रमांक 22, अपने विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शाला में क्रिकेट मैच करवाने का निवेदन हो। आप इसका अथवा भी कर सकते हैं। अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए जिसमें उनकी कुशल से हम पूछिए तथा परीक्षा की तैयारी में परीक्षा काल में किस प्रकार आहार ले रहे हैं इसके बारे में जानकारी लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अथवा आपको कर लेना है। परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र, फटाफट आप लोग इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर सारगार्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पे हमें निबंध लिखना है किसी एक के बारे में। पहला पॉइंट दिया गया है श्रम का महत्व, दूसरा है कंप्यूटर की उपयोगिता, तीसरा पॉइंट है मेरे सपनों का भारत, चौथा है बुजुर्गों की देखभाल, और पांचवा पॉइंट दिया गया है जीवन में अनुशासन। तो आप लोग यहाँ पे फटाफट तैयार कर लीजिए। आपको तैयार कर लेना विज्ञान के चमत्कार। पहला पॉइंट लिखना है रूपरेखा, प्रस्तावना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विज्ञान के आविष्कार, तीसरा हो जाएगा विज्ञान से लाभ हानि, और चौथा हो जाएगा उपसंहार। आप फटाफट इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के बारे में, प्रस्तावना, स्वतंत्रता दिवस की महत्ता, नाना प्रकार के आयोजन और उपसंहार। अगला ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की उपयोगिता। रूपरेखा लिखना है प्रस्तावना, चार्ल्स बेबेज और कंप्यूटर का उपयोग और उपसंहार। तो आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं। ये वाला बच्चों अक्सर आता अपने एग्जाम में, प्रदूषित होने वाले जल स्रोत यानी जल प्रदूषण का ऐसे। पहला पॉइंट लिखना है हमें प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और उपसंहार। आपको डिटेल से बच्चों 5 से 6 पन्ने में आपको इसका आंसर लिख के आना है।